हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून और आम आदमी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेक बाउंस के केसेस के बारे में। चेक बाउंस के केसेस जो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आते हैं, इनको हम कैसे फाइल कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल जो है लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जैसे चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं, आपको पता है कि आज जितने भी देश में केसेस चल रहे हैं उसमें 20 से लेकर 30% तक केसेस जो है वो चेक बाउंस के केसेस चलते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में बहुत भरमार के तौर पर जो है चेक बाउंसेस के केसेस चल रहे हैं। उसका डालने का प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे ये केस डलता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से जो है फ़ायदा मिलेगा। चेक बाउंस के केसेस जो है, जो आपका जुरिस्डिक्शन का जो मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष डाला जाता है और ये कंप्लेंट के टाइप की होती है। इसमें हम क्या क्या लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले तो कंप्लेंट बनी 138, 142 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंडर हम कंप्लेंट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम एफिडेविट बनाते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं कि हमारा चेक बाउंस हुआ है, हमने किसी से पैसे लेने थे लेकिन उसने जो है हमें चेक दे दिया जो इनसफिशेंट फंड्स की वजह से डिसऑनर हो गया, या खाता बंद कर दिया गया, या पेमेंट स्टॉप कर दी गई। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो सभी जो है चेक बाउंस के केसेस जो है सेक्शन 138 के अंडर आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्लेंट तैयार करते हैं। कंप्लेंट में हम पूरा ब्यौरा देते हैं कि हमें चेक कब दिया गया था, कितना अमाउंट था और जो है वो किस बैंक में डाला गया, उसका चेक का नंबर क्या है। और उसके बाद जो है पूरा ब्यौरा देने के बाद कंप्लेंट तैयार होती है। इससे पहले जब हम चेक जो है बैंक में डालते हैं पेमेंट के लिए, अपने अकाउंट में डालते हैं, आपको किसी ने चेक दिया और आपने वही चेक जो है अपने अकाउंट में डाल दिया पेमेंट के लिए, लेकिन वो चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने के बाद आप एकदम से केस नहीं डालते हो। सबसे पहले आप जो है एक लीगल नोटिस भेजते हो, जो अक्यूज्ड है उसको लीगल नोटिस भेजते हो। जो बोरोवर है, जो जिसने भी आपसे पैसे लिए हैं, जिसका भी चेक था, आप उसको लीगल नोटिस भेजते हो कि आपका जो है चेक बाउंस हो गया है और 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप पेमेंट करें, नहीं तो मैं लीगल रेमेडीज़ लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो अगर 15 दिन के नोटिस पीरियड में भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप उसके बाद जो है चेक बाउंस का केस, जिसको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर डाला जाता है, आप जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो डाल सकते हैं। अब उसमें जैसे मैंने बताया पहले कंप्लेंट तैयार होती है। जो कंप्लेंट होगी उसमें सारा ब्यौरा होगा और वो कंप्लेंट लीगल नोटिस जो आपने भेजा है बस उसी में थोड़ा सा आपने जो है और फैक्ट्स डाल के वही जो है आपकी कंप्लेंट बन जाती है। उसके बाद आप एफिडेविट लगाते हो साथ में कि जो मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि मैंने एक आदमी से पैसे उधार लेने थे, उसने चेक दिया, या आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उधार ही नहीं उसमें होता, आपने किसी से लीगल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर किसी की है और उसकी एवज में आपको चेक दिया गया है, वो आपका जो है वो अधिकार है कि आप उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है एफिडेविट आप उसको बनाएंगे कि जो चीज़ें आप कह रहे हो वो जो है ऑन ऑथ आप देने को दे रहे हो। और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ विटनेसेस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस, कौन कौन इसमें विटनेस होते हैं इसमें, क्योंकि आप चेक बैंक में डालते हो, बैंक वापस भेज देता है,
इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से या किसी भी वजह से वो आपके पास वापस आ जाता है। तो उसके बाद उसमें विटनेसेस कौन होंगे? विटनेसेस होंगे जो आपका जो बैंक है वहाँ का मैनेजर या क्लार्क, वो एक विटनेस हो सकता है। दूसरा जो है, जहाँ जो अक्यूज का जो है अकाउंट है जिस बैंक में, वो एक विटनेस हो सकता है। 2 विटनेस ये होते हैं। और तीसरा जो है खुद जो है जिसका चेक बाउंस हुआ है वो एक विटनेस होता है। और बाकी कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन होती है, ऑनरेबल कोर्ट की, वो किसी को भी विटनेस के तौर पे बुला सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ विटनेसेस, आपको कंप्लेंट के साथ लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। उसके बाद आपको चेक लगाना है, जो डिसऑनर्ड चेक है वो लगाना है। और उसके बाद जो बैंक का एंडोर्समेंट है, जो रिटर्न मीमो जिसको बोलते हैं, बैंक की रिटर्न मीमो, वो लगानी है। उसके बाद आपको जो आपने लीगल नोटिस भिजवाया है, लीगल नोटिस की कॉपी लगवानी है। और उसकी पोस्टल रिसीट लगवानी है कि आपने जो है वो लीगल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, ये लगाना है। पोस्टल रिसीट होगी। उसका एनवेलप है जिसमें आपने डाल के भेजा है, वो लगाना है। और उसके बाद अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कंसेंट फॉर्म है, आपका आधार कार्ड की कॉपी है, और अक्यूज़ड को समन करने के लिए तलवाना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लगाकर आप ऑनेबल मजिस्ट्रेट के सामने इसको, जो जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट है उसके सामने आप इसको जो है फाइल करोगे इस केस को। और इस केस को फाइल करने के बाद एक प्रिलिमिनरी एविडेंस होता है, शुरुआती एविडेंस बोलते हैं इसको, प्रिलिमिनरी एविडेंस होता है। इसमें कंप्लेनेंट जो है, जिसका चेक बाउंस होता है, कंप्लेनेंट होता है, वो कोर्ट में पेश होता है। और जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे एफिडेविट दिया है, उसको एविडेंस के तौर पे मार्क किया जाता है। CW1A उसको लिख सकते हैं हम। ये एक एविडेंस मेन हो जाता है। उसके बाद जो चेक है ओरिजिनल रिटर्न हुआ है जो, उसको, वो एक एविडेंस होता है, उसको C1 लिख सकते हैं। फिर बैंक एंडोर्समेंट है, उसको C2 लिख सकते हैं। लीगल नोटिस है, उसको C3 लिख सकते हैं। पोस्टल रिसीट है, उसको C4 लिख सकते हैं। एनवेलप है, उसको C5 लिख सकते हैं। ऐसे ये आपकी लिस्ट ऑफ एविडेंसेस होगी जो आप जो है कोर्ट में पेश होकर बताओगे कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और ये इनकी मैं एविडेंस करवाना चाहता हूँ। तो जो कंप्लेनेंट होता है वो आपका ये उनके एडवोकेट महोदय कोर्ट में ये आप